नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। साफ साफ कह दो, मैं कोई बांदी नहीं हूँ, या तो मैं रहूँगी या यही बच्चे। यह भी कोई जिंदगी है। इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार गायत्री को समझा रही थी। गायत्री चुपचाप उनका मुख देखने लगी। माँ चिढ़कर बोली, तू मूर्ख ही रही, आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों। माँ का उपदेश अधूरा ही रह गया क्योंकि अनु ने आकर कहा, नानी अम्मा रिक्शा आ गया। अनु को देखकर माँ का चेहरा कैसा रुक्ष हो गया। यह अनु से भी छिपा नहीं था और ना ही अनु कोई बच्ची थी जो चेहरे के भाव ना पढ़ सकी। माँ ने क्रोध से उस पर दृष्टि डाली। उनका वश चलता तो वह अपनी दृष्टि से ही अनु, विनू और राजू को जला डालती। फिर कुछ रुक कर तनिक कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया है क्या? हाँ नानी अम्मा। अनु के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गई किंतु जाते जाते कर्कश दृष्टि से जता गई कि उनकी बेटी गायत्री बेवकूफ़ है। गायत्री की माँ विवाह में गई थी। लौटते हुए तो 2 दिन के लिए अपनी बेटी के यहाँ आ गई। गायत्री की माँ पहली बार उसके घर आई थी। बेटी की गृहस्थी देखकर वह क्षुब्ध रह गई। उनके मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। घर में हर भौतिक सुख वैभव के साथ साथ सरकारी नौकरी की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने गायत्री के लिए इंजीनियर पति चुना था, परंतु गायत्री के घर में सुख सुविधाओं का ऐसा कोई साधन मौजूद नहीं था जिससे उसके माँ के मन को तसल्ली मिलती कि उनकी बेटी राज कर रही है। वास्तव में गायत्री की माँ की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने हमेशा ही वैभवपूर्ण जीवन जिया है और इसीलिए गायत्री के लिए भी इंजीनियर पति ही चुना ताकि बेटी भी ससुराल में सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सके। गायत्री के नाना जी साधारण कलरक थे, लेकिन वे तन मन दोनों से पूर्ण कलरक थे। वेतन से 10 गुनी उनकी ऊपर की आमदनी थी। पद उनका अवश्य छोटा था किंतु वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पलकर बड़ी हुई माँ ने हमेशा वैभवपूर्ण जीवन की कल्पना की। यही कारण था कि गायत्री के नितांत ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। गायत्री को आज भी याद है कि माँ जब भी मायके जाती घुमा फिरा कर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुनाकर पिताजी को खूब ताने मारती थी। किंतु गायत्री और उसके सभी भाई बहनों की नस नस में पिता की शिक्षा दीक्षा रच बस गई थी। विवाह भी हुआ तो पति पिता के मनुकूल थे। गायत्री की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। पति ईमानदारी से जितना कमा कर लाता था गायत्री उसमें खुश थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में माँ ने उसकी खुशहाल गृहस्थी में एक बड़ा कांटा चुभो दिया। माँ तो चली गई परंतु गायत्री के मन को विचलित कर गई। उनके चले जाने के बाद जब सभी अपने काम पर चले गए तो रह गई गायत्री और माँ की बातों का जाल जो सुलझाए नहीं रहा था। बेटी को दूध पिलाकर गायत्री घर का काम करने लगी। वैसे तो अनु लगभग सारा काम करके ही कॉलेज जाती, लेकिन फिर भी छोटा मोटा काम रह जाता जिसे बाद में गायत्री आराम से निपटा लेती। आज चाह कर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। माँ ने बीते 2 दिनों में जली कटी बातों का जो जाल बुना वह रह रह कर गायत्री के मन को परेशान कर रहा था और सोचने पर विवश कर रहा था कि क्या वास्तव में वह बेवकूफ़ है? क्या उसे नंद के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? काम निपटा कर गायत्री चाय का प्याला लेकर आराम से बैठी और सोचने लगी, क्या मैंने इन बच्चों की जिम्मेदारी लेकर अपने बच्चों का हक मार लिया है? क्या मैं अपनी बेटी छवि और आशीष का हक छीन रही हूँ? क्या उनकी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर पा रही हूँ? सहसा सभी बातों पर गौर करने के बाद गायत्री को अपने पति पर क्रोध आया और स्वयं पर भी। माँ सही कहती है, मैं बेवकूफ़ हूँ, कितनी मूर्ख हूँ मैं। और मेरे पति, उन्होंने कितनी लच्छेदार बातें बनाकर अपनी बहन के बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। उसे अपनी स्थिति अत्यंत दयनीय और असहाय लगने लगी। माँ के आने से पहले भी तो परिस्थितियाँ ऐसी ही थी। सब बच्चे अनु, विनू और राजू 3 वर्ष से साथ रह रहे हैं, किंतु आज उनका रहना कष्टदायक क्यों लग रहा है? मन बार बार अतीत में भटकने लगा। 3 साल पहले की घटना गायत्री के मन मस्तिष्क पर भी स्पष्ट रूप से अंकित थी। छवि तब होने वाली थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थी। उसी दिन गायत्री को अपनी बड़ी नंद के यहाँ जाना था, किंतु वहाँ जाना सुखद नहीं हुआ।
उस दिन बिजली का झटका लगने से नंद को बचाते हुए जीजा जी भी मृत्यु के ग्रास में चले गए। रह गए बिलखते विलाप करते उनके बच्चे अनु, वीनू और राजू। सब कुछ समाप्त हो गया। आज के युग में हर व्यक्ति अपने में ही इतना लिप्त है कि दूसरे की जिम्मेदारी का करुणाकर्दन मन को विचलित किए जा रहा था। रात्रि के सुनेपन में गायत्री के पति ने उससे लगभग रोते हुए कहा, गायत्री, क्या तुम इन बच्चों को संभाल सकोगी? वह पल भर के लिए जड़ हो गई। कितने सुख चैन से अपनी गृहस्थी चला रही। एक बच्चा दुनिया में आ चुका है और दूसरा आने वाला है। नौकर चाकर, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं। ऐसे में अतिरिक्त 3 बच्चों का भार, ऊपर से महंगाई, कैसे संभाल पाऊंगी सब कुछ? वह कुछ उत्तर नहीं दे पाई। अपना स्वार्थ बार बार मन पर हावी हो जाता था। गायत्री का पति बार बार बहन के बच्चों के प्रति हृदय में सहानुभूति जगाना चाह रहा था। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। अंततः परिणाम यह निकला कि नंद के तीनों बच्चे मामा मामी के साथ उनके घर आ गए। घर बाहर सभी प्रशंसा करते कि गायत्री कितनी अच्छी है। बिना माँ के बच्चों को सीने से लगा लिया, किंतु गायत्री का मन अपने स्वार्थ के लिए रह रहकर विचलित कर जाता था। फिर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। इसमें सर्वाधिक हाथ 17 वर्षीय अनु का था। उन लोगों के आने के बाद गायत्री पारिवारिक बजट बना रही थी। तभी मामी आ जाऊं, यह कहती हुई अनु आ गई। उस समय उसे अनु का आना अच्छा नहीं लगा था, किंतु कुछ कह नहीं पाई। गायत्री बच्चों को अपने घर तो ले आई थी, परंतु दिल में जगह नहीं दे पा रही थी। कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने का स्वार्थ उसे कचोट रहा था। इन बच्चों के आने से उसके बच्चों की सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी, यही चिंता बार बार उसे परेशान कर रही थी। अंदर आकर अनु बोली, मामा मामी, आपको बजट बनाते देखकर चली आई। माफ़ी चाहती हूँ, अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ। उसके मामा बोले, नहीं नहीं बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो। आप रामरती की छुट्टी कर दें। एक आदमी के खाने में कम से कम 2000 रुपये खर्च हो ही जाते हैं और उसकी तनख्वाह अलग से। आप उसे हटा दीजिए। काम में मामी की मैं हेल्प कर दिया करूंगी। गायत्री को बहुत गुस्सा आया। एक तो मैं गर्भवती हूँ, ऊपर से 4 बच्चों का काम। अनु, तुम स्कूल जाती हो, कितनी हेल्प कर सकोगी मेरी? फिर आस पड़ोस के लोग कहेंगे कि हमने बच्चों को नौकर बना दिया है। तुम अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगी। सारा दोष तो मेरे सिर ही आएगा कि मैंने नंद के बच्चों को कभी अपना नहीं समझा। यह कहते हुए गायत्री पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। अनु ने न केवल रामरती का बल्कि गायत्री का भी कुछ काम संभाल लिया था। उसके बाद छवि का जन्म हुआ। छवि के जन्म पर अनु ने गायत्री की जो सेवा की, उसकी कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती। छवि के आने से खर्च का बोझ बढ़ गया। उसी दिन शाम को अनु ने आकर कहा, मामी, मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 200 रुपये के हिसाब से वे अभी पढ़ाने के लिए देंगी। मेरी अच्छी प्रोग्रेस को देखते हुए उन्होंने मुझे वहां टीचिंग के लिए प्रोत्साहित किया है। सिर्फ 3 घंटे 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है। मैं कल से जाऊंगी। गायत्री ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर वह नहीं मानी। अपनी बीए की पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से ट्यूशन पढ़ाना, किंतु वह दृढ़ रही। अनु के मामा जी अपनी मेधवी भांजी के बारे में यह सुनकर गदगद हो गई। अनु ने इस बार कॉलेज में टॉप किया था और वह ट्यूशन से अच्छी इनकम भी गेन कर रही थी, परंतु गायत्री के हृदय में समाज का भय ज्यादा था। दुनिया उसे क्या कहेगी? बड़े यत्न से अच्छाई का जो मुखौटा उसने ओढ़ रखा है, क्या वह लोगों की आलोचना सह सकेगी? पर बिना समाज की चिंता किए अनु प्रति माह अपनी सारी कमाई अपनी मामी के हाथ पर रख देती। कितना कहने पर भी 1 पैसा तक नहीं लेती। वीनू की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करने लगा। वक्त ने बच्चों को समय से पहले बहुत समझदार बना दिया था। वह चाहते थे कि तन मन धन से अपने मामा मामी की कुछ सहायता कर सके। गायत्री ने बहुत मना किया, पर बच्चों का एक ही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। 3 साल देखते ही देखते बीत गए। गायत्री का बेटा आशीष भी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था। वह अपने बड़े भाई बहनों से बहुत कुछ सीख रहा था। वीनू उसे रोज शाम को पढ़ाता था। कक्षा में वह कभी पीछे नहीं रहा। नंद के तीनों बच्चे अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। हर कोई बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता था मानो बच्चे दौड़ रहे हैं, हारना नहीं चाहते, हमेशा प्रथम स्थान पर बने रहना चाहते हैं। गायत्री की आंखों के सामने बारी बारी से अनु, वीनू और विजू का चेहरा घूम जाता, उनके साथ साथ आशीष का भी। सब कुछ तो सही था, परंतु आज माँ के चले जाने के बाद गायत्री का मन कह रहा था, क्या
इन बच्चों को घर से निकाल दूं? उसका बाह्य मन हाँ कहता, 3 का खर्च तो कम होगा, किंतु अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। कल अगर हम दोनों नहीं रहे तो आशीष और छवि भी इसी तरह फालतू हो जाएंगे। वह फपक कर रोने लगी। क्या बात है मामी, रो क्यों रही हो? अनु के कोमल स्वर से उसकी तंद्रा भंग हो गई। शाम हो चुकी थी। वह अनु की ओर देखने लगी। उसे लगा अनु नहीं, उसकी छवि बड़ी हो गई। गायत्री ने अनु को हृदय से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे आपसे अलग कौन कर रहा है मामी? अनु ने हंसकर कहा। किंतु उसे जाना तो होगा ही। यह करुण स्वर उसके मामा का था। पता नहीं कब वे आ गए। क्या? गायत्री ने अपराधी भाव से पूछा। अनु का विवाह पक्का हो गया है। मेरे अधीक्षक ने अपने पुत्र के लिए स्वयं आज इसका हाथ मांगा है। दहेज में कुछ नहीं देना पड़ेगा। कह रहे थे कि उन्हें पढ़ी लिखी संस्कारी बहू चाहिए। वह अनु को आगे पढ़ाने के लिए राजी हो गए। वह इसे ऑफिसर बनाएंगे। हमारी बेटी अफसर बनेगी। मेरे अधीक्षक ने स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली। अनु सिर झुकाकर रोने लगी। गायत्री के हृदय पर से एक बोझ हट गया। उसे हृदय से लगाकर गायत्री भी खुशी में रो पड़ी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।